औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। इस बिजली के महंगे बिलों के बावजूद यकीनन मुश्किल हो गया है इस वक्त लोगों के लिए सर्वाइव करना। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, सियासत का अहवाल आपको सबसे पहले बताएंगे। और आजकल सियासी बातें अदालतों से ही आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जिसे कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। आज साबिक वजीर आजम की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अहम तरीन समाअत की, जबकि चेयरमैन PTI की जानिब से वकील सरदार लतीफ खोसा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज चेयरमैन PTI की सजा मअतली की दरखास्त पर फैसला कर देंगे। अमजद परवेज ने सजा मअतली की दरखास्त पर दलाइल शुरू करते हुए साबिक वजीर आजम की सजा मअतली की मुखालिफत की और मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने राहुल गांधी केस का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी को 2 साल सजा हुई थी। राहुल गांधी ने सजा मअतली की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसे दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2023 में हत्क इज्जत के मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा था। मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एतराज आयद किया था कि राहुल गांधी को सुनाई गई सजा के लिए ट्रायल जज की जानिब से फराहम करदा जवाज हत्क इज्जत के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाने के लिए नाकाफी है, जिसके बाद सजा मअतली का हुक्म जारी कर दिया गया था। और आज दौरान समाअत अमजद परवेज ने मजीद वजाहत देते हुए कहा कि मैं मुख्तसर हुक्म की बुनियाद पर सजा मअतली की अपील करता हूँ और की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को नोटिस किए बगैर अपील पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानून भी यही कहता है कि हुकूमत को नोटिस जरूरी है। ऐसे तमाम मुकदमात में 3 वकला, वकील दिफा, वकील इस्तिगासा और हुकूमती वकील की हाजिरी लगाई जाती है। अमजद परवेज ने मुख्तलिफ कवानीन और फैसलों के हवाले दिए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI की सजा मअतली की दरखास्त में रियासत को फरीक नहीं बनाया गया। एक वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत शुरू होती है और चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा रोस्ट्रम पर आ जाते हैं और कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में मुदाखलत नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ फैसलों के हवाले देना चाहता हूं। यह भी उन्होंने कहा। लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ की सजा मअतली का हुक्म बहाल रखने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा इस दिन को पर लगा दिया है, 2 घंटे आज ले लिए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को शिकायत दायर करने का कहा, किसी मखसूस शख्स को नहीं। आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन सेक्रेटरी कमीशन ने खुद को मुताल्लिका शख्स कैसे समझा? कंप्लेंट दायर करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में क्यों कहा गया? इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो जरूरी समझे वो करें। उन्होंने दफ्तर को ऐसा करने की हिदायत जारी की, जिसके जवाब में अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि इस कंप्लेंट का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया। इलेक्शन कमीशन के फुल कमीशन ने कंप्लेंट की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को ऑर्डर किया, सेक्रेटरी EC के अलावा क्या कोई और भी कंप्लेंट दायर कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन का DG लॉ ये कंप्लेंट दायर कर सकता था? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव सरबराह होता है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात रजिस्ट्रार चलाता है। चीफ जस्टिस क्या रजिस्ट्रार को कोई कार्रवाई करने का कहेगा या ऑफिस को? चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को कहें या ऑफिस को, दोनों ही दुरुस्त होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आप अब मजीद किस नुक्ते और दलाइल पर बात करना चाहते हैं, बाकी रह गया है। जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने बताया कि हक के दिफा और 4 माह में कंप्लेंट दायर करने के निकात पर दलाइल देने हैं। वावेला किया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। मैं बताऊंगा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं की है। हाई कोर्ट ने हिदायत की कि मुल्जिम के वकील अदालत में पेश होकर दलाइल देंगे।
वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मैंने अदालती नजरें आपके सामने रख दी हैं, अदालत देख ले। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाहान को गैर मुतलका करार दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ यह केस गलत डिक्लेरेशन का है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक मसूद जहांगीरी ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर महफूज कर लिया है यह फैसला। अब देखना यह है कि कल अदालत फैसला किसके हक में देगी, चेयरमैन पीटीआई के हक में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक में। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे अदालती कार्रवाई का, फिर आगे चलकर हम बिजली को और शेख रुनोशी कीमतों को भी तफसीलन डिस्कस करेंगे कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा और अवाम को कब रिलीफ मिलेगी। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे अदालती मामले पर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कानूनदान, साबिक वजीर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इरफान कादिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप कैसे देखते हैं इस तोशाखाना केस को और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल? जी, मैं जब तक फैसला ना आ जाए कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मुख्तसर बात ये करूंगा कि जो दो नुक्ते उठाए जा रहे हैं, ये एक मखसूस पॉलिटिकल ग्रुप या खान साहब की तरफ से या उनके वकला जो उठा रहे हैं, एक नुक्ता तो वो ये उठा रहे हैं कि जी उनको सुना नहीं गया, और दूसरा नुक्ता उठा रहे हैं कि जी उनके जो चंद गवाहान थे उनको मौका नहीं दिया गया, उनका एविडेंस लीड नहीं करने दिया गया। तो इन दोनों पे मैं आपको बताता चलूं कि उनको बार बार मौका दिया गया कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। जब वो काफ़ी देर के बाद आए ही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने फैसला जो है वो सादर फरमाया अदालत ने। और दूसरी बात, ये जो 4 विटनेसेस की बात कर रहे हैं कि जी उनको नहीं एविडेंस लीड नहीं करने दिया गया, तो ये अदालत का इस्तेकाक होता है कि कौन सा एविडेंस जो है वो आया, वो जो जिन गवाहान को पेश करना चाहते हैं उनकी कोई रेलेवेंस भी है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने ठोस वजूहात दी हैं ट्रायल कोर्ट ने कि क्यों ओरल एविडेंस जो है वो एक्सक्लूड होगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के होते हुए, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसमें कोई गलत बात नहीं की उन्होंने। सर, आज एक और चीज़ ऑब्जर्व की गई है, और अगर आप इस वक्त इंडियन चैनल्स और इंडियन न्यूज़पेपर्स को देखें तो वो भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी साहब के केस की मिसाल दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से, जबकि दोनों केसेस में मुझे कोई सिमिलैरिटीज नज़र नहीं आती हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ख़ानदान को चोर कहा था उनके फैमिली सरनेम को लेके, तो फिर उनके ऊपर 2019 का ये स्टेटमेंट था, फिर ये केस बनाया गया जहां पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया बिलाखिर। लेकिन मैं हैरान था कि क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में कि राहुल गांधी केस को यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने सामने रखा? देखें, वकला जो है वो न सिर्फ के अपने मुल्क के प्रेसिडेंट्स को साइट करते हैं, बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर्स जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी साइट करते हैं। तो गालिबन उस जुमरे में उन्होंने साइट किया है, वो उससे ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि जी वहाँ पे सज़ा मअतल नहीं हुई थी, तो ये इसको परसुएसिव प्रेसिडेंट्स बनाने की कोशिश उन्होंने की है। अब देखते हैं अदालत इसका क्या इस पे व्यू लेती तो है। हो सकता है कि वहां पर क्योंकि हाई कोर्ट ने सजा मअतल नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तो वकील शायद ये कहना चाह रहे थे कि अभी हाई कोर्ट ना करे, सुप्रीम कोर्ट को मौका दें। नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा। अगर उन्होंने एक जुडिशल प्रेसिडेंट साइट किया है जो कि हिंदुस्तान से है, तो हिंदुस्तान के फैसले जो हैं यहाँ साइट किए जाते हैं। उसका अदालत जो है किस हद तक उसको समझती है कि वो रेलिवेंट है, ये अदालत ने अब फैसला करना है। मैं इससे ज़्यादा इस पे मजीद नहीं कुछ कहूँगा। और सर, जिस तरह हाई कोर्ट को बाईपास करके पीटीआई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गई, क्या इसका प्रेसिडेंस मिलता है आपको माजी में? हाँ, वो उन्होंने एक कोशिश की है, वो डायरेक्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक उनको सुना भी है खामोशी के साथ। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब हाई कोर्ट फैसला देगी तो उसके बाद हम इसको टेकअप करेंगे, और मामला पेंडिंग रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने अपनी मर्जी का एक बेंच बनाया है, और उस बेंच पे ये केस लगा के वो तलवार अपनी तरफ से उन्होंने हाई कोर्ट पे लटकाई हुई है कि अगर आप उनको रिलीफ नहीं देते तो फिर हम इसको टेकअप करेंगे, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए हैं उस पर तनकीद जो है उनके ब्रदर जजेस ने भी की है, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया उनके बारे में कि ये वन मैन शो है, और ये पिक एंड चूज जो हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस, जजेस का जो पिक एंड चूज है, इस पे भी तनकीद जो है वो
सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस ने चीफ जस्टिस पे की है। इरफान साहब, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो और भी बहुत सारे माजी के ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने तोशाखाना से गिफ्ट्स लिए और कुछ गलत डिक्लेरेशंस भी की, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अब, या फिर वो माजी का पास्ट का हिस्सा है, उसको भूल जाएं हम? देखें, जहां तक ऐसी डिक्लेरेशन है जहां पे कि कंसीलमेंट आती है या जहां पे कोई एसेट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, तो उसकी जो रीसेंट मिसालें हैं वो तो बड़ी रीसेंट है। पनामा केस में ओवर स्ट्रेच करके मियां नवाज शरीफ के बारे में कह दिया गया कि वो जो उन बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली वो भी उनका एसेट है, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत रीजनिंग थी। बहरकैफ सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जब ऐसा मेयार सेट होता है, और पनामा केस का जो टाइटल था वो था इमरान नियाजी बनाम नवाज शरीफ, तो अगर वहां पे एक मामूली से एसेट के ऊपर, जो कि एसेट भी नहीं था, अगर इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट ले करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको नाअहल कर दिया है, तो खान साहब जो है फिर वो किस तरह से बच सकते हैं इन जुडिशल प्रेसिडेंट्स के होते हुए, क्योंकि यहाँ पे तोशाखाना में तो बहुत बड़े बड़े ये अमाउंट्स हैं जो कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए थे इलेक्शन कमीशन को। सर ये बताइए, जो कैंपेन सोशल मीडिया पर चल रही थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूकी साहब के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि उसका प्रेशर ऑनरेबल जस्टिस ने लिया या नहीं आज की समाअत देखने के बाद? मेरा नहीं ख्याल कि वो इसका प्रेशर लेंगे, लेकिन जो भी फैसला देंगे, तो जब वो फैसला देंगे तो उस पर ज़रूर कहा जाएगा, एक तरफ से कहा जाएगा कि जी ये जो इनका फैसला है ये अंडर प्रेशर है, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह की बात की जाएगी। तो प्रेशर मैं नहीं समझता कि वो लेंगे, लेकिन अब चूंकि दो धड़े हैं, पॉलिटिकल डिवाइड है पाकिस्तान में, ठीक, तो जो भी फैसला देंगे, दूसरी पार्टी जो समझती है कि उन फैसला जो है उनके मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, वो उनको जरूर क्रिटिसाइज करेंगे। सर फैसला आ क्या क्या सकता है? एज ए लीगल एक्सपर्ट अगर आप मुझे समझा दें तो अच्छा है, लोगों की समझ में भी आ जाए कि कौन कौन से दो ऑप्शंस हैं जो आ सकते हैं आपकी नजर में? काय के दो ऑप्शंस? क्या रिलीफ मिलेगा चेयरमैन पीटीआई को? एक ऑप्शन ये होगा हुजूर, और एक होगा कि उनके खिलाफ फैसला आएगा, उनकी सजा बरकरार रखी जाएगी। ऑब्वियसली यही है ना कि वो एट द मोस्ट वो या उसको सस्पेंड करेंगे या उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, और उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन वहां पे उनके सामने ऐसे जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी रखे गए हैं जहां पे कि इतनी सजा जो है वो उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर्स हमारे हिंदुस्तान नेबरिंग कंट्री में उन्होंने सजा मुअत्तल नहीं की थी। अब ये अदालत की स्वाबदीद है कि वो इसको मुअत्तल करते हैं कि नहीं करते। इससे ज्यादा मैं अब इस पे क्या राइट सर, और लेट से इफ, क्योंकि राहुल गांधी के एग्जांपल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने दिया उनके केस की अदालत में, तो राहुल गांधी को भी सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिला था, और अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ चेयरमैन पीटीआई को नहीं मिलता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिलीफ मिलते हुए देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का अगर रिलीफ होगा भी तो उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक इलीगल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है चीफ जस्टिस ने, वो खिलाफ कानून भी है, और वो जुडिशल प्रेसिडेंट्स जो कि फैसले किए उनके ब्रदर जजेस ने कि आपने बेंचेस किस तरह से बनाने हैं, वो जुडिशल फैसलों के भी खिलाफ है। तो उसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल नहीं होगी अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला तो। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी अथॉरिटी, बड़ी पावर है, बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का। आप कह रहे हैं कि उसके फैसले की लेजिटिमेसी नहीं होगी, ये बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट है सर। मैं आपसे एग्री नहीं करता। कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है। वो जो अपनी मर्जी का बेंच बना लिया, इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है। इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच इज नॉट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर पाकिस्तान के लाखों लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ इंसाफ के लिए देख रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इट्स कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो फिर वो बेचारे क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? देखें, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। राइट सर, मैं तो खुद सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट की खुद ताजीम करता हूं, इज्जत करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट की साख जो है मैं समझता हूं कि वो बहुत ऊंची रहनी चाहिए। लेकिन जब 3 जजेस सारे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उन जजेस की बात नहीं मानी जाएगी फिर, ये मैं कह रहा हूं। और इसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इसीलिए रद्द हुआ है? नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो कानून अभी कायम है, राइजुल वक्त कानून है, उसको वायलेट किया जा रहा है, और इन्होंने अपनी तरफ से उसको सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंड तो आप कर ही नहीं सकते, आपको इख्तियार ही नहीं है कि एक कानून जो बना ही नहीं था तो इन एंटीसिपेशन आप सस्पेंड कर दें। वो भी गलत किया है इन 3 जजेस ने।
सर, मुल्क में आपको लगता है कि कुछ अदल के निज़ाम में बेहतरी आएगी जब नए चीफ जस्टिस 17 तारीख को आएंगे, काजी फायज ईसा साहब, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उनसे? जी बिल्कुल, बहुत हैं और बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि जितनी तनज़ली हो चुकी है इससे ज़्यादा तनज़ली अब हो नहीं सकती, अब बेहतरी ही आएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला थैंक यू। और जिस तरह के आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा आसान करके समझा दिया है कि बेहतरी आएगी नए चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद। इस वक्त जो बेंच बना हुआ है वो बकौल इरफान कादिर साहब के वो बेंच सही नहीं है, गलत कानून और आइन के तहत बनाया गया है और यकीनन बहुत सारे सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इरफान कादिर साहब ने उठा दिए, जिसका आने वाला वक्त जवाब देगा और देखना यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल क्या फैसला सुनाता है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ राहुल गांधी के केस को मिलाना इलेक्शन कमीशन और वकील की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के स्टेचर को जरूर बढ़ा देता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, महंगाई ने पूरे पाकिस्तान को परेशान कर रखा है और हर कोई यही सोच रहा है जाए तो जाए कहां, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान एक बंद गली के में आकर फंस गया है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। महंगाई की आदत शुमार को मैं आपको बताऊं कि इस वक्त महंगाई कहां खड़ी है। गुज़िश्ता एक साल में चाय की कीमत में 95% इजाफा, बासमती राइस में 88% इजाफा, चिली पाउडर 86%, राइस इरी 6 और 9 110%, चीनी की कीमत में 120%, मुर्गी की कीमत में तकरीबन 60%। देखते ही देखते महंगाई बेकाबू हो गई है, डॉलर भी बेकाबू है। माली साल के पहले 2 माह में डॉलर 300 क्रॉस कर गया है, इंटरबैंक में ओपन मार्केट में 325 से ऊपर मिल रहा है और शॉर्ट भी हो गया है। अगर बात की जाए एक्सपोर्ट्स की तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आई है 11.5% फेडरल बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। साथ साथ नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में भी 9% कमी आ चुकी है। आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं? अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व्स की तो अगस्त 18 को हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स गिर गए 7.9 अरब पे, जो कि जून जुलाई में 8.17 अरब थे। अगर इसी तरह फ्री फॉल डॉलर का और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर का होता रहा और इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, इसी तरह बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही, तो बताया जा रहा है पहली तारीख को मजीद बढ़ जाएगी। इसके बाद महंगाई का जिन कहां पहुंचेगा, लोग कैसे जिंदा रहेंगे? गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है 2 बड़े अहम ताजिर रहनुमा। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची होलसेल रिटेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और साथ साथ शर्जील गोपलानी साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले शुरू करूंगा रऊफ साहब आपसे। ये महंगाई कहां जा रही है और ये कहां जाके रुकेगी और आवाम कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, महंगाई को रोकने के लिए कहीं रेट कायम होती है। महंगाई को रोकने के लिए गरीबों के लिए कुछ रिलीफ देना पड़ता है। महंगाई के लिए कार्टेल नहीं बनाए जाते, महंगाई के लिए सट्टा माफिया नहीं होती। महंगाई के लिए रोकने के लिए हमें क्या क्या इकदाम उठाने कुछ पता है? कि देखें, आप अगर चावल जो अपना हमारा क्रॉप है ना, ये जाहिर सी बात है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसके डबल रेट कौन कर रहा है? ये अब मैं पूछता हूँ और अरबाब इख्तियार से कि डबल रेट कैसे हुए? क्योंकि प्लेज का कानून हमने राइज किया हुआ है। अनाज पे जब आप प्लेज देंगे और फिर इसके ऊपर आप 22% का इंटरेस्ट लगाते हैं, पहली बात तो अनाज पे सिर्फ फसल के टाइम पे 2 महीने होना चाहिए, ना कि ये किरदार अदा होता है ना सट्टा माफिया या काटल बना के इसको होल्ड कर लिया जाता है। चावल की फसलें होल्ड होने लग गई हैं। गन्ना 300 रुपये मन में फ़रोख्त हुआ और हमारे किसानों ने उगाया, ज़मीन हमारी किसानों ने उगाया, मेहनत तो उन्होंने की थी गरीबों ने, और 80 रुपये कॉस्ट वाली चीज़ नफ़े के साथ, और आज 160 रुपये में होलसेल में और रिटेल में 180 रुपये। ये अलमिया नहीं है कि आप तकरीबन 150 अरब रुपए का चूना लगाया गया है, जो सट्टा माफिया, शुगर मिल मालकान, कार्टेल और स्मगलिंग। अफगानिस्तान में चीनी अभी 225 रुपये किलो है, और आप रशिया की साइड जाएंगे वो भी डॉलर में देते हैं और डॉलर में लेते हैं अफगानिस्तान वाले। तो आप स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। निगरान सेटअप ने तो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। जुलाई में हमने को 5,700 टन एक्सपोर्ट किया है,
पिछले जुलाई से 100% इजाफा, पिछले जुलाई में कुछ भी नहीं था, इस जुलाई में 5,700 देखिए, टन। मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ कि अभी आज एक्सपोर्ट पे पाबंदी आयद कर दी कैबिनेट ने, ठीक। और कि अभी एक्सपोर्ट हम अलाउ नहीं करेंगे। तो शुगर कार्टेल तो नाराज हो जाएगा। 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक। और 5 लाख की परमिशन थी, जो 2.5 लाख उन्होंने आज कैंसिल कर दी कि अभी मजीद एक्सपोर्ट नहीं होगा। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्ट अनाउंस हुआ है शाम के टाइम, आप सुने, 1 सेकंड की बात है, अभी एक्सपोर्ट का ये बैंड लगाई गई है और उसी टाइम 4 रुपए बढ़ गए। ये खुला बैन लगाई और 4 रुपए बढ़ गए। जी, ये खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज। इस मैं बोलता हूँ, निगरान वजीर आजम शायद सुन रहे हो या वजीर खुराक सुन रहे हो, ये मैंने, मेरा ख्याल है सरजील गोपलानी इसके गवाह हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट बात की। मैंने कहा चीनी, चावल, आटा, ये सब क्या है, आप कहीं रिट नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र ही नहीं आ रही ना। तो अब आप बोलेंगे कि ये गरीब आवाम तो क्या 2 वक्त की रोटी तो बहुत मुश्किल हो गई, अब बिजली के बिल भी नहीं दे सकते, हम बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो होना क्या है? जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं वही कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। अब आप देख लें गंदुम को ले लें आप। गंदम आटे की कीमत में एक साल में 131% इजाफा हुआ है, जबकि रिकॉर्ड पैदावार थी। क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में? मैं आप बताऊं आपको, 55 रुपए का रिजर्व प्राइस था गंदुम का। हमारी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने 100 रुपया रिजर्व प्राइस कर दिया कबल वक्त। फसल तो हमारे पास पड़ी थी पहले की, उसको 100 रुपये कर दिया तो सब हो गए छोड़े कि बोला 100 रुपये से नीचे हम क्यों बेचें। वही हुआ, और 150 रुपये आटा उसी मुसलसल चलता रहा। यार ये मुल्क है हमारा। अच्छा, आपने किसानों के लिए किया था ना कुछ काम, वो किसानों को तो कुछ नहीं मिलता ना, गरीबों को तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही। अब वही अशरफिया, जितने लोग एलिट क्लास हैं, आप चले ना, सिंध में चले, पंजाब में चले, गोदामों के गोदाम भरे हुए हैं, तो क्या उनको रोकने वाला कोई है? शुगर मिल मालकान के, या मैं कहूँगा कि जखीरा अंदोज, पूरे गोदाम भरे हुए हैं, कोई किसी को पकड़ लिया किसी ने? मैं बोलता हूँ टीवी पे बोलना, आपके नेशनल मीडियाज पे बोलना, इसके बाद तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ, और मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अरबाब इख्तियार के कानों पे जूं नहीं रेंगती। और मेरा ख्याल है कि या तो मैं बोल रहा हूँ तो वो बहरे हैं, या शायद मेरे सुनने में फर्क है, हम गूंगे बहरे से हो गए हैं। राइट, हमें कुछ पता नहीं है। राइट। शर्जील गोपलानी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि हम जिस बंद गली में आ गए हैं, आगे रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है? अनारकी होगी, अनरेस्ट होगा, एहतजाज होंगे, पहिया जाम हड़ताल होगा क्या? देखें, हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल, धरना या रोडों में हम गाड़ियां बंद करके घर जाएंगे, इसका फैसला कल शाम को 6 बजे आपके सामने आ जाएगा। ओके। तमाम ताजिर तंजीमें, जितने ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल वो कराची की तमाम एक पेज पे हैं, और कल हम इंशाल्लाह बैठेंगे 3 बजे। क्लिफ्टन पे हमारा इजलास है, जिसमें रऊफ भाई भी शामिल हैं, और भी तमाम ट्रेडर्स अलायंस जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे, और हम वहाँ पे कल फैसला करके आपको बताएंगे कि हमारा एहतजाज का जो दायरा कार है उसको हम किस तरफ लेके पहली को पेट्रोल दोबारा बढ़ रहा है, पहली को पेट्रोल बढ़ रहा है, तो हमारी तैयारी ये है कि शार फैसल के ऊपर तमाम ट्रेडर्स जितने हैं, हम अपनी गाड़ियाँ ब्लॉक करके घर चले जाएंगे, ताकि, क्योंकि ना हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, ना इन्होंने पेट्रोल के जिनको काबू करना है, ना महंगाई को काबू करना है। अब हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। हम हर किस से लड़ने जाएंगे? हम महंगाई से ना लड़ पा रहे हैं, ना हुकूमत हमारी बात सुनने को तैयार है, ना उस चीज़ को एडमिट करने को तैयार है कि हर चीज़ जो है आम शहरियों की दफ्तर से बाहर होती है। शर्जील साहब, इतना पैसा है आपके पास, मुल्क छोड़ के भी तो जा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टियां बाहर भी होंगी। देखिए, मेरी प्रॉपर्टी कोई बाहर नहीं है। मैं 2016 में ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ, और मैं यूनाइटेड नेशन के ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे वापस पाकिस्तान आया था, जब मेरे पे गैंग वॉर्स के अटैक हुए थे 4-5 दफ़ा। लेकिन बात आपकी सही है कि अब हमारे हाथ से हमारे जो बच्चे हैं वो निकलते जाए। अब वो उस मुल्क में वक्त मेरे पास तमाम हो गया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शर्जील गोपलानी साहब का, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब का, लेकिन एक बात वाज़ेह है, कल शाम को ताजिर अपनी पॉलिसी बयान कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा कि क्या लाहे अमली अख्तियार करते हैं। अल्लाह खैर करे। रऊफ भाई, आखिर में आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जल्दी से बताइए। देखिए, डॉलर जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जो हमारी दालों की कीमत पे डिस्कस नहीं हुई कि दालों की कीमतों में जब 80% हमारा इंपोर्ट है, जी हाँ, और तो इसमें इजाफा होता जा रहा है, हम किसी जगह पे रुकेंगे? मुझे ये कहना है, मतलब अल्लाह हम पे रहम फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तफसीलन पावर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। सुहेल बजाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुझे ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लीजिए।
वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। खवातीन और हजरात, बिजली का बहरान हर पाकिस्तानी के लिए खौफनाक ख्वाब बन के सामने आ रहा है। सोचा भी ना था आज वो दिन देखने पड़ रहे हैं। ताजिर बरादरी कहती है 50% कारोबार बंद हो जाएगा, क्योंकि इन रेट्स के ऊपर अगर बिजली मिलेगी तो फिर कारोबार किया ही नहीं जा सकता। उसके अलावा हम जानते हैं कि जो मिनिमम वेजेस, कम से कम उजरत हमारे मुल्क में 32, 33, 34 हज़ार रुपए है, उसके ऊपर किस तरीके से एक शख्स अपना घर चला सकता है। क्योंकि इन बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुरोनोश, तमाम तर अशिया जरूरिया, इसका इम्पैक्ट महंगाई की अफरात सर के ऊपर इतना बड़ा आता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस वक्त मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू भी काफ़ी लोगों की वजह से, इसी वजह से है कि हमारे पावर सेक्टर की कॉस्ट, महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल, महंगी गैस, और जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त माहिरीन की राय के मुताबिक पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स हैं उसके 81% का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं हमारे ऑयल रिजर्व्स बाय 81%। गैस के कम्युलेटिव रिजर्व्स में 69% कमी आ चुकी है, 69%। यानी हम एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं, और करप्शन की वजह से, लाइन लॉसेस की वजह से, चोरी की वजह से हमें जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो नाकाबिले तलाफी है। मैं मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मेहमान का तारुफ यहाँ पे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें $100 मिलियन की रिश्वत की ऑफर हुई थी, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी। आप पावर सेक्टर को तकरीबन अपनी जिंदगी के 45 साल दे चुके हैं। बड़े बड़े इदारों के आप चेयरमैन रहे हैं, पीएसओ हो, सीमेंस हो, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, वफाकी वजीर भी रहे हैं पावर के, पेट्रोलियम के, नेचुरल रिसोर्सेज के। विदाउट अ फर्दर डिले मैं तारुफ करवाऊंगा, सोहेल वजाहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, जब हर पाकिस्तानी ने यह सुना होगा ना कि एक ऐसा शख्स भी पाकिस्तान में मौजूद है जिसे $100 मिलियन की रिश्वत ऑफर हुई थी और उसने रिजेक्ट कर दी, तो यकीनन आपके वालिद साहब की परवरिश का से बड़ा किरदार है जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। अब सवाल ये मैं आपसे पहला पूछना चाहूंगा, आज यूनिट है कितने का? वजीर आजम काकड़ साहब ने तो कह दिया कि 42 रुपए का यूनिट है, लेकिन आपने जब बिल्स का जायजा लिया जो आपके सामने रखे हुए हैं तो रिजल्ट कुछ और आया। जरा आवाम के साथ शेयर करें, रिजल्ट क्या आया हुजूर? देखिए, ऑफ पीक तो 31-35 रुपए का है और ऑन पीक आवर्स में 41 का है Officially। लेकिन बिल आता है, मैंने 5 बिल निकलवाए, एक गरीब का, एक अमीर का, एक उसका। एक है 14,000 वाला जिसके 259 है, 57 रुपीज़ यूनिट 57। ये आया, ये प्रैक्टिकल बिल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा यानी रियल बिल है, और दूसरा है 48,900 804 यूनिट का, ये आता है 61 रुपये यूनिट। 61 रुपये। और फिर तीसरा है, ये एक ही मोहल्ले के हैं, एक है 22,374 यूनिट है, तो कोई बहुत बड़े यूनिट नहीं है, 1000-2000, और वो है 147 रुपीज़ आ रहा है उसका। यानी उस बेचारे ने सबसे कम यूनिट किए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे 147 रुपए पर यूनिट। हाँ, जो इस पे लिखा होता है ना, पे अमाउंट पेएबल बिफोर ड्यू डेट, उससे डिवाइड किया यूनिट ना, और यूनिट भी ये खुद ही लिख के देते हैं ना यहाँ पर 259। अच्छा, दूसरी चीज फिर पांचवा बिल मैंने देखा जो है 89,000 इनका, जो थोड़ा ज़्यादा यूनिट है, 14,447, इसमें आता है 61 रुपये। अगर इन मैं पाँचों बिल का एवरेज लूँ तो ये आते 3,078 यूनिट, और इसका रेट बनता है 67 रुपीज़। 67। अब ये बताइए, जो ये नाजायज 17, अगर मिसाल के वो 42 कह रहे हैं तो 17 रुपए कहाँ से बढ़े? ठीक है। अच्छा, ये नाजायज टैक्सेस क्या है? टैक्सेस का गोरख धंधा क्या है बिल के देखिए, अंदर हुजूर? ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी समझ नहीं आती, जब सारी चीज़ हमें इंक्लूसिव है। टैरिफ कैसे बनाया? नेपरा से सवाल पूछना चाहिए कि 35 रुपये और 41 रुपये कैसे आया। दे शुड एक्सप्लेन टू द पीपल। पब्लिक हियरिंग करें, उन्हें बताएं कि 35 रुपये में ये शामिल है, 41 रुपये में ये किस चीज़ क्या शामिल है इसमें, यही नहीं पता हमें। ये तो लिखा हुआ है ना, यूनिट आ गया। ये पब्लिक हियरिंग, ये नेपरा का रूल है कि वो पब्लिक हियरिंग करें। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड। और ये मेरी काकड़ साहब से भी गुजारिश है, वो मेरे साथ एनडीयू में फेलो भी रहे NSW 13 के, तो वो जानते भी हैं मेरे चीज़ों को। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहले तो ये चेक करें कि 35 कैसे निकला, 41 कैसे निकला। फिर उसके बाद जो आता है ना, फिर लिखा है कि यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। किसी की समझ, कोई आदमी इसको ऑडिट ही नहीं कर सकता अपने बिल को। फिर दूसरी चीज़, ये कभी बढ़ा देते हैं, कभी कटा देते हैं। फिर लिखा है एडिशनल फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट। अब हाउ आई विल चेक के फ्यूल चार्जेस किस वक्त क्या आते? इसके लिए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब इंडिविजुअल कैसे चेक करे कि मेरा बिल सही आएगा? अगर वो बढ़ा दें, इसको लिख दे कोई भी ISCO या जो भी है, डिस्को जिसे कहते हैं, वो लिख दे इसकी जगह 200 या 4,000, तो मैं क्या करूं? कैसे पता करूं? इसको ऑडिट कैसे करें बिल को? पहले आप पे करने से पहले हर आदमी ऑडिट करता है ना। आप अपनी ग्रोसरी भी खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं ना, दाल कितने की, आटा कितना, टोटल बिल। ऐसे तो नहीं पे कर देते कि मैंने सारा दे दिया।
तो मतलब इसको कैसे पे करें? इसमें तो इतनी ग्रोसरी आइटम्स हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। लॉन्ड्री लिस्ट है, एडिशनल सरचार्ज। भाई किस चीज़ का सरचार्ज? मैंने पे किया, मैंने यूनिट कंज्यूम किया, तो ये सरचार्ज किस चीज़ का लगा? 35 रुपए में तो सरचार्ज नहीं है ना, 41, उसमें क्या है फिर? अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है आईपीपी माफिया को हम दे रहे हैं पैसे। यानी खुल्लम खुल्ला आवाम को बेवकूफ बनाया ऐसा जा रहा है। वैसा फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसके ऊपर हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब नाम भी ऐसे ऐसे ढूंढे हैं कि भाई आप दे क्या रहे हैं, मुझे कोई और चीज़ दे रहे हैं जिसपे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप ये टीवी वाले कहें कि फलां ऐड है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं तो समझ आती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाले खुद अपने चार्जेस लगा रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब बताइए, फिर सेल्स टैक्स भाई, फिर इनकम टैक्स। भाई इनकम टैक्स मैं दे रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स क्यों दूँ किसी का? अगर ये इनकम के ऊपर अलग इनकम टैक्स, बिल के ऊपर अलग इनकम ये अगर टैक्स। मेरा इनकम टैक्स है तो वो भी गलत है, और अगर कंपनी ने अपना इनकम टैक्स मुझे थोपा है तो वो भी गलत है। अब मुझे बताइए कि 17,000 के बिल में और इससे सारी चीज़ों में बिल में इतनी चीज़ें ये शामिल है, किसके पास ये चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए उसे बिल चेक करने के लिए? ये प्लीज सर, ये अगर बिल्कुल ओपन करते हैं, फिर अगर ये 100 रुपये आती है बत्ती, पीपल विल बी रेडी टू शेयर, क्योंकि पता तो चले कि कौन अय्याशी कर रहा है, इसमें कितने चोरी के हैं, अच्छा, अय्याशी का जिक्र कितना हुआ है, तो हुजूर यूएफजी कितना है, जो फ्यूल का जो एफिशिएंसी है, और जो चोरी है 10% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की, वो कौन है, कितनी है, प्लस थेफ्ट कितनी है। मतलब ये तो टोटली मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अच्छा, अय्याशी का जिक्र किया ना, तो सोशल मीडिया पे हुजूर बड़ी ये वायरल रही है वीडियोस, और ये खबर भी वायरल रही है कि जिस तरीके से डिस्कोस और वापडा के मुलाजमीन को 50,000 का बिल आता है, 700 क्या कर रहे हैं, वो तो मुलाजमीन है ना, उनकी तनख्वाहें कोई 50 होंगी, 60 होंगी, ये तो ऊपर वाले भी बहुत अय्याशी। प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान कोर में प्रॉब्लम मैं क्या है आपको सर? बताऊं, सबसे सस्ती कैंटीन पाकिस्तान में कहाँ है, जहाँ 2 पार्लियामेंट। रुपए की रोटी मिलती है? पार्लियामेंट। ये बताइए कोर प्रॉब्लम क्या है, चोरी किस लेवल की है? करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंस, दो ही चीजें, ज्यादा लंबी लॉन्ड्री लिस्ट में न जाए। करप्शन एंड इनकॉम्पिटेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस। खत्म कैसे करेंगे? कॉम्पिटेंट पीपल आना दो, पैसे तो नहीं लगते कॉम्पिटेंट पीपल, करप्शन में खत्म करने में पैसे लगते हैं। आप पिछली करप्शन भूल जाएं आज तक की, आज से करप्शन और कॉम्पिटेंस ले आए, मेरिट ले आए। कल को अगर ना बिजली सही हो जाए, पानी सही हो जाए, हर चीज सही, आपने एक डैम नहीं बनाया, पानी खत्म कर दिया, आप रो रहे हैं। बिजली गैस की चोरी कितनी है हुजूर? देखिए बिजली की तो तकरीबन एवरेज में जो ये लोग करते हैं वो तो गलत करते हैं, अगर आप सही निकालें तो 40 से 45%। इसका मतलब वो लोड मुझ पर आ पाया, वो इसमें शामिल है। दूसरी जो है गैस की चोरी 17 से 18% है। इस चोरी को हम खत्म, एक को यूएफजी कहते हैं, दूसरे को लैंडलाइन लॉसेस कहते हैं। अब ये बड़ा शरीफाना नाम वजीर दिया। आजम साहब ने जो है ना डिस्को सूबों के हवाले कर दिए कि 470 अरब का नुकसान खत्म हो जाएगा। हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मतलब उसका सिस्टम ही नहीं है ना, कैसे करेंगे, कैसे बाइफरकेट करेंगे, कैसे सूबे तो अपने पैसे लेके एनएफसी अवार्ड से बैठ जाते हैं, उनमें से खर्चा करेंगे वो इसमें। जो लोग सोलर लगवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही फ्यूचर मुझे है, तो लगता है सोलर पे भी बड़ी जल्दी पाबंदी लग जाएगी कि आप क्यों कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं, इसलिए आप जो है ना क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे हैं हमारी महंगी बिजली, सस्ती बिजली क्यों बना रहे हैं। आप कह रहे हैं पाबंदी लग जाएगी मुझे सोलर के लगता है, ऊपर? आपकी तवक्को ये है, सोच चल रही expectation है, फोर्स ही कर रहे हैं आप ये इस वक्त। फोर्स ही चल रही, ये सोच चल रही है कि कैपेसिटी चार्जेस को में लोगों को कैसे, भाई आप आईएस जितने भी आपके वो हैं आईपीपी, उनको कहें अपनी बिजली बेचें जैसे दुनिया में बेचते हैं, आप बीच में मिडिल मैन क्यों बने हुए? ये आईपीपी माफिया क्या है? ओहो, ये 12 घराने हैं उनकी माफिया, 12 घराने हैं जो बिजली बनाते हैं, और इंडिपेंडेंट उनके पावर 400 प्रोड्यूसर। बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर साल का सिर्फ प्रॉफिट है। 4 बिलियन डॉलर। हाँ, मेरे सामने आके बैठ जाए, मैं साबित कर दूँ। और वो कहा जा रहा है कि इस वक्त वो लोग ताकत में है, पावर में है। तो जाहिर है जिसके पास 4 बिलियन डॉलर होंगे इस मुल्क में तो पैसे ही चलता है सारा। अब सोल्यूशन क्या है? आप लोगों को कोई पर उम्मीद आप देना मुझे चाहेंगे? सोल्यूशन ये है कि वो मुझे मार देंगे आपकी इस प्रोग्राम के बाद। नहीं, अल्लाह ना करे आपको मारे सर, आपको हम पहले आपके मर साथ चुका खड़े है, हैं, पहले हम मरेंगे एक आपके साथ। पीएसओ का चेयरमैन मर चुका है, एक पीएसओ का चेयरमैन मान चुका है, अल्लाह ताला। शहीद हो चुका है बेचारा, मरना तो नहीं कहना चाहिए, शहीद कहना चाहिए। अब आपने सर डैम्स भी देखे हैं, आपने डैम्स पूरा सिस्टम देखा है। डैम्स की वो हालत कर दी है कि कोशिश करेंगे वो बंद हो जाएं बंद, तरबेला मंगला सारे, ताकि ये आईपीपी की कैपेसिटी पे, उस पर जवाना क्या करेंगे, कैपेसिटी देनी थी वो सस्ता है और वो बंद हो गया, यानी नए डैम्स हम बना नहीं रहे, पुराने खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए करने की कोशिश करेंगे। देखिए लॉजिक क्या होगी कि हम कैपेसिटी चार्जेस बचा रहे हैं, ये जो चल रहे हैं ना, तो इसमें हम बिजली लेके पैसे दे रहे हैं। कौन कौन मुलव्विस है इस करप्शन में हुजूर? टॉप डाउन, टॉप टू डाउन आज कोई तक नहीं तो है है, जो अब बचा आगे हो। का पता नहीं मुझे, आज तक तो यही था। नदीम बाबर कहाँ गए 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन रुपए लेके, आज को पता है कहाँ है वो इस वक्त दुनिया में? बाकी लोग आप देख लें जो मिनिस्ट्री में रहे पावर में। लोगों को क्या करना चाहिए अब इस बिजली का मुकाबला मैं करने तो के कुछ लिए? नहीं बता सकता, लोगों की मर्जी है, जो दिल चाहे करें, लेकिन मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ, टेक्निकल भी, सिविलाइज सोल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन कोई इंटरेस्टेड हो ना उसमें, उस सोल्यूशन, वो सोल्यूशन वर्क नहीं करेगा until unless you are honest,
एंड ऑन मेरिट। आपने कहा एनडीओ में आपके फेलो थे वजीर आजम हाँ, काकड़ साहब, अगर आप सुन रहे राब्ता हैं, करें अगर उनसे वो सर, सुन- आप एज ए पाकिस्तानी आप बड़े देखिए, पेट्रियोटिक अगर इंसान राब्ता हैं। उन्हें मुझे मेरा पता है, अगर राब्ता करना होगा तो उन्हें मुझसे राब्ता कर लेना चाहिए। उनके पास मेरा व्हाट्सएप भी है, मेरा उनके पास या आप है। जिस गली का पता बता रहे हैं उस गली में वो जाना ही नहीं चाहते, हाँ, मर्जी है उनकी। अगर वो आपसे राब्ता नहीं मुझे कर नहीं रहे पता हैं। कि वो किस बेस, क्या उनके जहन में हो सकता है, उनके जहन में कोई प्लानिंग हो, कोई आगे चलने का। सियासतदानों का कोई बड़ा बिल आपके सामने से गुजरा हो, बोला हो माफ कर दें, हाँ हाँ, बड़े ऐसे ऐसे उन्होंने टांगे तोड़ दी हमारे FIA वालों की। सियासतदानों हाँ, ने। आज तक चल रहे हैं वो केस, आज तक चल रहा है। उनकी किस्तें हो गई, यानी चाल पता नहीं 4 करोड़ का था या 8 करोड़ का, उसकी 5 लाख रुपए की किस्त। आप बताएं पूरी जिंदगी में अदा नहीं होगी। इंटरेस्ट लगा लें आप आज के हिसाब से 8 करोड़ के ऊपर, कितना होगा महीने का? पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान? दोनों नहीं चलेंगे दोनों नहीं चलेंगे। अगर ये हालत है, क्योंकि पावर सेक्टर के बगैर इकोनॉमी नहीं ठीक हो सकती और इकोनॉमी के बगैर पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। ये वो हैं। और ये पावर सेक्टर को IMF चला रहे हैं या पाकिस्तान के वजीर? मुझे नहीं समझ आती कौन चला रहा है। IMF वाले तो देखिए, मैं 2 प्रोग्रामों में IMF से नेगोशिएट कर चुका हूँ एज ए जी। मेंबर, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे हर चीज़ की थोड़ी बहुत खबर है। ठीक है, मैं नी मकूम होऊंगा, लोग समझते हैं, लेकिन ख़तरा जान नहीं हूँ। तो मैं कहने का मकसद है कि वो IMF से तो वो कभी भी नहीं कहते आप ये चीज़ बढ़ा दें, कम कर दें। वो कहते हैं आप लॉसेस ख़त्म करें। हम कहते हैं हम लॉसेस नहीं खत्म कर सकते, कीमत बढ़ा दें। अच्छा, बहुत जितनी शुक्रिया। थेफ्ट करेंगे आप, उतने आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा, क्योंकि पहले 1 रुपए का यूनिट चोरी होता था, 20 रुपए का यूनिट चोरी होता। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने वाजे कर दिया है कि अपना पाकिस्तान चलेगा ना पावर सेक्टर, क्योंकि बिजली और पावर के निज़ाम में जो चोरी हो रही है, जब तक इसको ख़त्म करने के लिए कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, सही निज़ाम नहीं आएगा, सही पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं आएगा, IPPs माफिया का खात्मा नहीं किया जाएगा, ये बहरान चलता रहेगा और अल्लाह ही हमारा हाफिज है। तला जो तो इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम।